कर रहे हो कि नहीं सॉल्व सब लोग? हाँ भाई, हुआ कि नहीं? हम्म। बताओ। क्या करेंगे सबसे पहले? हीट करंट का डायरेक्शन अज्यूम कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे कि नहीं? लाइक दिस। कुछ एक हीट करंट का पहले आपको डायरेक्शन अज्यूम करना पड़ेगा। मैंने ऐसा कर लिया। बताओ यार। हम्म। सारे बच्चे? फिर है कि नहीं कि चले गए सब? है ना? हेलो। सलोनी, फिजा, अमन, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। रिस्पॉन्ड करते रहा करो, कुछ कुछ बोलते रहा करो, मुझे पता लगे कि आवाज आ रही है कि नहीं, ठीक है? क्या करेंगे, हीट करंट का डायरेक्शन अज्यूम कर लेंगे। ठीक है। अब इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इस वाली रॉड का? R1 L अपॉन के। है ना? सबका एरिया सेम है, कुछ नहीं बोला तो सबका एरिया सेम मान लेंगे, ठीक है? इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? R2 2L अपॉन के बाई 2A। मतलब ये कितना हो जाएगा? 4L अपॉन के। इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R3 L बाई 2 इसकी लेंथ अपॉन के, मतलब L बाई 2K। और इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल, इस रॉड का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R4 कितना हो जाएगा? हो जाएगा L अपॉन 2K, मतलब L बाई 2K। हो जाएगा कि नहीं चारों रॉड का रेजिस्टेंस? बताओ। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे? Q1, यहाँ से हीट आ रही है Q1, यहाँ से Q2, यहाँ से Q3 और यहाँ से Q4। तो हम जंक्शन रूल से क्या लिख पाएंगे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर Q4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जंक्शन रूल से? बताओ। यस। जितनी हीट आई उतनी हीट गई। यहाँ से हीट आई, यहाँ से हीट आई, यहाँ से हीट गई, यहाँ से हीट गई। जो हमने अज्यूम किया डायरेक्शन, उसके हिसाब से ये जंक्शन रूल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। हम्म। अब Q1 कैसे लिखोगे? यहाँ हीट आ रही है, ऐसा आपने माना है कि हीट आ रही है, इसका मतलब 100 टेम्परेचर ज्यादा है T से। तो Q1 कैसे लिखोगे? 100 माइनस टी अपॉन R1। कैसे लिखोगे भाई? बताओ। 100 माइनस टी
अपॉन R1 कितना है, L/K प्लस Q2 कैसे लिखोगे, Q2 कौन सा हीट है, ये वाला हीट, इससे जो आ रहा है, तो ये कैसे लिखोगे 150 माइनस टी अपॉन R2 मतलब 4L/K प्लस ये थर्ड वाला Q3 कैसे लिखोगे 50 माइनस टी, क्यों, क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा माना है, मतलब 50 ज्यादा है टी से, हमने ऐसा माना है 50 माइनस टी अपॉन R3, R3 कितना है L/2K है ना, इज इक्वल्स टू, अब यहां से यहां जा रहा है मतलब टी 0 से बड़ा है, ये कैसे लिखोगे टी माइनस 0 अपॉन R4 L/2K। बताओ सबने ये इक्वेशन लिखी कि नहीं लिखी, बताओ। अब यहां से L/K 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 कैंसिल हो गया, ठीक, तो हमारे पास क्या बचेगा 100 माइनस टी, ठीक है, प्लस फिर क्या बचेगा 150 माइनस टी बाई 4 प्लस नेक्स्ट क्या बचेगा 50 माइनस टी इंटू 2 इज इक्वल्स टू क्या बचा गया 2t। बताओ सबने ये किया कि नहीं किया, बताओ। शांत नहीं बैठना है यार बच्चों, है ना, नहीं समझ आ रहा है तो पूछना है, तीनों बच्चों को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना, हाँ 150/4 माइनस t/4, ये समझ में आया कैसे लिखा इक्वेशन, हाँ ये इक्वेशन कैसे लिख दी समझ, हाँ तीनों को जंक्शन रूल लगाया, कौन सा रूल लगाया जंक्शन रूल, बताओ यार, जितनी हीट यहां से आई यहां से आई यहां से आई वो टोटल मिला के इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है, फिर के कैंसिल हो जाएगा, यस, बताओ ये कितना हो जाएगा भाई ये हो जाएगा ये हो जाएगा 100 प्लस 75/2 प्लस 100, ठीक है, और -t -2t मतलब -3t माइनस t/4 इज इक्वल टू 2t, ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से एलसीएम ले लोगे तो 200 प्लस 75 प्लस 200 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5t प्लस t/4, ठीक, ये कितना हो जाएगा बताओ 475/2 इज इक्वल्स टू 21t/4, यही आएगा कि नहीं आएगा बताओ, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 475 इंटू 2/21, बताओ यही आएगा कि नहीं आएगा, यस, पक्का, सबका यही आ रहा है? कितने डिग्री सेल्सियस 7 to the 14 और 115 4 to the 8 और 19 है ना, बताओ। तो ये टेम्परेचर की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई, हम्म, अब क्या बोल रहा है हीट करेंट इन ऑल ब्रांचेस, ठीक है, ये क्या था, ये Q1 था, ये Q2 था, ये Q3 था, ये Q4 था, बेसिकली आपको Q1 Q2 Q3 Q4 निकालना है ना, Q1 क्या था, Q1 क्या था 100 माइनस टी अपॉन L/K है, यही था Q1, यस, है ना, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 950/21 यहाँ पुट कर दोगे, तो 100 माइनस 950/21 होल अपॉन L/K, यस। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना लिख के छोड़ दो, ठीक है, अपन को समझ में आ गया ना कैसे आएगा वैल्यू, ठीक, ये क्या आ जाएगा 1 Q2 क्या है 150 माइनस टी अपॉन 4L/K 4L/K, ये है, तो यहाँ पे पुट कर दोगे 150 माइनस 950 अपॉन 21 4 अपॉन 4L/K, ठीक, Q3 की वैल्यू कैसी आ जाएगी भाई, Q3 की वैल्यू क्या है, ये है 50 माइनस टी अपॉन L/2K,
ये कितना आ जाएगा 50 माइनस 950 अपॉन 21 4 अपॉन L/2 के, ये Q3 की वैल्यू आ जाएगी। एंड फाइनली Q4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q4 क्या है? T माइनस 0 अपॉन L/2 के। बताओ भाई। तो हो जाएगा 950 अपॉन 21 इंटू 2K/L। बताओ चारों आ गए कि नहीं आ गए? बताओ। फिर अगले पार्ट में क्या बोला है? टेम्परेचर एट मिड पॉइंट ऑफ 2K कंडक्टिंग रॉड, मतलब इस कंडक्टिंग रॉड के मिड पॉइंट से। ठीक है, तो ये आधी जो रॉड है, ये जो आधी रॉड है, आधी रॉड, इस आधी रॉड का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R4/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पूरी रॉड का रेजिस्टेंस R4 था, इसका R4/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। यस, मतलब L/4K हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? R4 कितना था? L/2K, इसका आधा कितना हो जाएगा? L/4K। यस, और इस रॉड में कौन सा हीट फ्लो कर रहा है? Q4 कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं Q4 इज इक्वल्स टू T डैश माइनस 0 अपॉन T डैश माइनस 0 अपॉन, ये कितना है वैल्यू? L/4K लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ। अब Q4 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पुट कर दो। 950 अपॉन 21 इंटू 2KA/L इज इक्वल टू T डैश इंटू 4KA/L। यस, K/L से K/L कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, 2 से ये कितने बार कैंसिल? 475 टाइम्स कैंसिल। ठीक, तो T डैश हमको क्या मिल गया? 475 अपॉन 21 मिल गया कि नहीं? बताओ। यहाँ पे मिड पॉइंट पे हमको टेम्परेचर मिल गया ना 475 अपॉन 21 डिग्री सेल्सियस। बताओ। बताओ यार, ये आया कि नहीं सबका आंसर? सबका यही आया था? पक्का? पक्का? हाँ, अच्छा तो ये बताओ। अभी क्वेश्चन सुन लो भाई, क्या बोल रहा है। एक फिगर आपके सामने बना हुआ है, ठीक? इस फिगर में ये एक दीवार है, जैसे आपके घर की दीवार होती है ना, वैसे पुराने जमाने में जो घर होते थे उसकी दीवार बहुत मोटी मोटी होती थी। ठीक है, तो ये पुराने जमाने के किसी घर की दीवार है जिसमें 4 अलग अलग सेक्शंस हैं, मतलब 4 उसकी लेयर्स हैं। ये लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4। चारों लेयर की लेंथ है L1, L2, L3, L4। इनकी कंडक्टिविटी है K1, K2, K3, K4। इस वाले फेस का टेम्परेचर 30 डिग्री है, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री है, तो इस वाले फेस का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है। ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक? ओके, फिर क्वेश्चन में दिया है K1 की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? 0.06। K3 की वैल्यू दी है 0.04। फिर K4 की वैल्यू दी है 0.1। ठीक, फिर L1 की वैल्यू दी है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर। L2 की वैल्यू दी हुई है, L2 की वैल्यू नहीं दी हुई है, L3 की वैल्यू दी हुई है 2.8 सेंटीमीटर, और L4 की वैल्यू दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, इतनी वैल्यूज दी हुई है, ठीक है? ठीक, ये है वॉट पर मीटर केल्विन में सब कुछ। क्या क्या दिया हुआ है, समझ आया कि नहीं आया? बताओ। बताओ। ठीक है, बताओ। अब आपको ये वॉल 3 और वॉल 4 के बीच में जो इंटरफेस है, इसका टेम्परेचर बताना है, नंबर 1। ये टेम्परेचर T बताना है इस इंटरफेस का। ठीक, इस इंटरफेस का 3 और 4 के बीच के इंटरफेस का टेम्परेचर T आपको बताना है, सबसे पहली बात। ये पहला पार्ट है, ठीक? फिर 2 और 3 के बीच का इंटरफेस बताना है, T डैश। T डैश भी बताना है, ठीक है? और अगर L2 की वैल्यू
4.5 है थर्ड पार्ट में। इफ L2 इज इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर, अगर L2 की वैल्यू 1.4 सेंटी, ये थर्ड पार्ट के लिए, बस ये वाली वैल्यू सिर्फ थर्ड पार्ट के लिए दी हुई है, ठीक। तो हमें K2 की वैल्यू भी बतानी है। K2 की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी थी ना। तो पहले हमको क्या बताना है, टी बताना है। 3 और 4 के बीच का ये इंटरफेस कितने टेम्परेचर पे है। फिर हमें बताना है टी डैश 2 और 3 के बीच का इंटरफेस कितने टेम्परेचर पे है। फिर हमें तीसरे पार्ट में अगर L2 का वैल्यू 1.4 दिया है तो K2 कितना होगा ये बताना है। और ये जो ग्रीन से वैल्यू लिखी है मैंने, ये सारी क्वेश्चन में गिवन है। करो सॉल्व। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया सबको, बताओ, बस करो फिर। नहीं, L2 नहीं ले सकते, L2 सिर्फ थर्ड पार्ट के लिए है, इसलिए मैंने उसकी वैल्यू अलग से लिखी। देखो थर्ड पार्ट में लिखी। कैसे निकालोगे बताओ। L2 की वैल्यू सिर्फ थर्ड पार्ट में यूज करना है। सबसे पहले तो एरिया ऑफ वॉल के बारे में कुछ नहीं बोला है, उसको क्या मान लोगे अपने हिसाब से, ए मान लोगे कुछ, बताओ। हम्म। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, करो सॉल्व तीनों पर। 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ। L2 के बिना कैसे लें, सोचो भाई। सोचो सोचो सोचो। ये एक वॉल है, ये दूसरी वॉल है। चलो मैं बताऊं, ये तीसरी वॉल है। मैं बताऊं, बताओ यार। चलो हम बता रहे हैं, है ना। मैं बताऊं, सारे बच्चे, मैं बताऊं। एक बात बताओ, ये 30 है, ये 25 है, ठीक। इसके बीच की लेंथ भी दी हुई है, इसका K1 भी दिया हुआ है। तो क्या हम इनके बीच में कोई क्या कितनी हीट जा रही है निकाल सकते हैं कि नहीं।
क्या वही हीट यहां से यहां फ्लो हो रही होगी स्टेडी स्टेट में? वही हीट यहां से यहां जा रही होगी और वही हीट यहां से यहां जा रही होगी? बताओ। देखो, ये 30 है, ये 25 है, इनके बीच का लेंथ भी दिया है और K1 भी दिया है। एरिया को हम A मान लेते हैं। तो हम हीट निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर dQ अपॉन dt। बताओ। पहली वाली जो वॉल है, जो ब्लू कलर की हमने वॉल बनाई है, उसका डेटा से हम dQ अपॉन dt निकाल सकते हैं कि नहीं? बताओ। कैसे निकालेंगे? dQ अपॉन dt क्या हो जाएगा? डेल्टा T अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वॉल। डेल्टा T कितना है? 30 माइनस 25। ठीक। L कितना है इसका? 1.5 इंटू 10⁻⁻²। 4 अपॉन K की वैल्यू कितनी है? 0.06 इंटू A। ये 5 इंटू 0.06 A होल अपॉन 1.5 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा कि नहीं? जूल पर सेकेंड। बताओ। हमने सिर्फ ये पहली वाली बॉल जो नीले कलर से हमने बनाई है, उसके डेटा से हमने dQ अपॉन dt निकाल लिया। बताओ। अब क्या वही dQ अपॉन dt जो है वो यहां से भी उतनी हीट फ्लो होगी, यहां से भी और यहां से भी स्टेडी स्टेट में? बताओ। तो क्या T निकालने के लिए हम ये चौथी वाली जो बॉल है जो रेड कलर से मैंने दिखाई है, उसके लिए dQ अपॉन dt की इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ। कैसे? इसका एरिया तो A ही है। टेम्परेचर कितना हो जाएगा? T माइनस माइनस 10 होल अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? L कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। इसका K कितना दिया हुआ है? K4 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.1 इंटू एरिया इस वॉल का भी क्या हो जाएगा? A। ये कितना आ जाएगा? T प्लस 10 इंटू 0.1 A होल अपॉन 3.5 इंटू 10⁻⁻²। ये कितना आ जाएगा? dQ अपॉन dt, जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये इसको पुट कर दो इसके बराबर, तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 0.06। समझ आ रहा क्या किया मैंने सारे बच्चों को? हाँ, पक्का? पूछूंगा मैं कल यही सवाल, किसी से भी बोल दूंगा कि भाई स्क्रीन शेयर करो और सॉल्व करो फिर मेरे सामने। अब यहाँ पे क्या है? एक ही वेरिएबल है, ए तो चला गया, 10⁻⁻² भी चला गया, सिर्फ टी वेरिएबल है कि नहीं है? बताओ। एक इक्वेशन एक वेरिएबल बन गया कि नहीं बन गया? बताओ। अब यहाँ से पॉइंट भी हटा दो एक। ठीक। और 5 3 15, 5 7 35 भी हटा बना दो। ठीक। 3 से ये काट लो, कितने बार? 0.02 टाइम्स। ये कितना हो जाएगा? ये 7 को यहाँ ले जाओ, 5 इंटू 7 इंटू 0.02 और यहाँ पे इंटू 10 इज इक्वल टू टी प्लस 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। तो ये कितना जाएगा? 5 7 35 इंटू 0.2, 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू टी प्लस 10। ये हमारे पास कितना बन जाएगा? 7 इज इक्वल टू टी प्लस 10 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताओ। 35 इंटू 0.2 हो जाएगा 7। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 डिग्री सेल्सियस आ गई कि नहीं आ गई वैल्यू? 3 आएगी कि -3 आएगी? -3। -3 आएगी ना? बताओ। बताओ यार सारे बच्चे। हाँ। पक्की बात? ये ऑप्शन नंबर जो सवाल जहां से मैंने उठाया वहां ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, ये -10 है तो ये माइनस में हो ही सकता है टी की वैल्यू। बताओ। यस। अब आप लोग बड़े ईमानदारी से टी डैश कैलकुलेट करके बता दो हमको, कैसे निकालेंगे टी डैश? टी हमने बता दिया, आप टी डैश बता दो कैसे निकालेंगे।
बताओ कैसे निकाल, पहले बता दो कैसे निकालेंगे, फिर कैलकुलेशन करना। क्या करेंगे बताओ। हम्म, क्या क्या करेंगे? आवाज नहीं आ रही, आवाज कट रही है आपकी बेटा। हाँ, जो हीट यहाँ से आई, जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वही तो ये पर्पल वाली वॉल में भी जाएगी, क्योंकि हमको टी डैश निकालना है। टी डैश कहाँ पे आएगा, पर्पल वाली वॉल में आएगा कि नहीं आएगा? और हम ये टी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम पर्पल वाली वॉल के लिए अगर हम डी क्यू अपॉन डी टी लिख दें और इसके बराबर कर दें तो टी डैश मिल जाएगा कि नहीं? बताओ बताओ। अगर हम पर्पल वाली वॉल के लिए पर्पल कलर ले लेता हूं मैं, इक्वेशन लिख दूं, डी क्यू अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा, टी डैश माइनस टी होल अपॉन एल अपॉन के। एल कितना है, 2.8 सेंटीमीटर है इसका, अपॉन के। के कितना है, के थ्री दिया है 0.04 इंटू ए। बताओ, ये जो पर्पल कलर की वॉल है, इस वॉल के लिए हमने डी क्यू अपॉन डी टी लिख दिया, और इसको हम इस वाले इक्वेशन के वैल्यू बराबर पुट कर देंगे, 5 इंटू 0.06 इंटू ए अपॉन 1.5 इंटू 10⁻⁻²। बताओ बताओ। अब यहाँ पे टी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं बेटा, टी कितना है, -3 है, पुट कर दो यहाँ पर। तो यहाँ से हमको टी डैश माइनस ऑफ -3 होल अपॉन इंटू 0.04 ए होल अपॉन 2.8 इंटू 10⁻⁻² मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बताओ यार, समझ आया कि नहीं? ये कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक, एक डेसिमल से एक डेसिमल कैंसिल, फिर 4 से ये 7 टाइम्स, 5 से ये 3 टाइम्स, और 3 से ये 2 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या बचा, टी डैश प्लस 3, ऊपर क्या बचा है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सब कैंसिल हो गया, नीचे बचा है 7 इज इक्वल्स टू 2/1। बताओ, यहाँ से टी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 - 3 आ जाएगी कि नहीं? बताओ। हाँ, बताओ। हाँ, आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, पक्की बात? हाँ, बोलो यार। फिजा, एमनताज सलोनी, समझ आया क्या कर दिए? बताओ यार, कुछ तो बोलो, ये तो आसान सवाल है, नहीं समझ आया तो बताओ, फिर से बता दूंगा। कुछ तो बोलो, शांत क्यों हो गए सब लोग? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। बाकी हो गया, समझ आया सलोनी आपको? अब आखिरी वाला पार्ट करो जाओ। अब क्या निकालना, K2 निकालना है। अब इस वाले पार्ट में L2 की वैल्यू 1.4 यूज करना है आपको। करो जरा, कैसे निकालोगे बताओ, पहले हमको बताओ क्या करोगे। ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला हो गया, अब ये करो।
कैसे होगा? सेम प्रोसेस। क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन के लिए डी क्यू अपॉन डी टी लिख देंगे। ठीक है, इसके लिए L2 की वैल्यू 1.4 दी हुई है। ठीक है, तो डी क्यू अपॉन डी टी लिखो भाई। कैसे लिखोगे? 25 माइनस टी डैश। ठीक है, 25 माइनस टी डैश। टी डैश की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता चल चुकी है। एल की वैल्यू क्या थी? 1 मिनट देख के बता रहा हूँ ऑप्शन है कि नहीं। 1.75। हाँ, 1.75 तो नहीं है। ठीक है, 25 माइनस टी डैश। ठीक है, फिर एल कितना दिया हुआ है? 1.4। और के टू तो निकालना है, तो यहां लिखोगे आप क्या? 1.4 इंटू 10⁻⁻² होल अपॉन K2A। और ये किसके बराबर पुट कर दोगे? इस वाले टर्म के बराबर, 5 इंटू 0.06A होल अपॉन 1.5 इंटू 10⁻²। बताओ अब क्या करोगे? ये 10⁻² से 10⁻² गया, इस ए से ये वाला ए जाएगा। टी डैश की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है? 11। यहाँ पुट कर दोगे, 25 माइनस 11 कितना हो जाएगा? ठीक है, इंटू K2 होल अपॉन 1.4 इज इक्वल टू 5 इंटू 0.06। ठीक है, अपॉन 1.5। ठीक, अब 25 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। हाँ, हो जाएगा कि नहीं? बताओ। ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 इंटू 6 अपॉन 15 इंटू 100। इसको ऐसा लिख लो। अब यहां से आप क्या कर दोगे? ये कितने बराबर हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10K2 14 अपॉन 1.4 कितना हो जाएगा? 10। एक जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से ये 3 बार कटा, 3 से ये 2 बार कटा। ये कितना हो जाएगा? 0.K2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.02 आ जाएगी, और 2 इंटू 10⁻²। बताओ। कैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं। आगे आंसर कि नहीं आ गया? बताओ। यस, समझ आया कि नहीं आया? बताओ ये सवाल। अब वॉल वाला सवाल आ जाएगा एग्जाम में तो बना लोगे, कुछ भी उसमें पूछे। तीन, अभी तो हमने 4 सेक्शन वाली वॉल का सवाल करा दिया। आपके एग्जाम में मैक्सिमम 2 सेक्शन वाले वॉल का सवाल आएगा, मैंने 4 का आपको करा दिया। अब 2 सेक्शन वाले वॉल का सवाल आएगा, हल्का सवाल आएगा, तो झेल लोगे कि नहीं झेल लोगे? बताओ। पक्का? है? पक्की बात, 100%? मान ले हम झेल लोगे। अब 4 सेक्शन वाले सवाल करा दिए मैंने तो। बताओ, आया? अच्छा, अब एक बात बताओ। मान लेते हैं ये एक हमारे पास सिलेंडर है, ठीक? ऐसा, जिसका लेंथ L है। ठीक है, लाइक दिस। ठीक, इसका लेंथ है L, इसकी रेडियस है R, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? बताओ। है ना, L अपॉन K। ठीक, और फिर हम क्या करेंगे? L अपॉन K इंटू A की जगह क्या पुट कर देंगे? पाई R²। अरे एरिया तो ये है ना इसका। अगर ये वाला टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है ना? समझ आ रहा है कि नहीं? यहां से यहाँ हीट ऐसे फ्लो होगी कि नहीं होगी? और इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? RTH। ऐसे लिख लोगे कि नहीं? बताओ। बताओ। अच्छा, पक्की बात, इससे एग्री कर रहे हो? चलो, अब एक बात बताना।
अब इसकी इनर रेडियस है R1, आउटर रेडियस है R2, ठीक। और ये वाला जो जोन है यहाँ मेटल है, यहाँ पर, ठीक। अब बताओ इसका RTH कैसे कितना होगा? थर्मल कंडक्टिविटी की है, लेंथ L है, बताओ कैसे लिखोगे RTH अब? इसका रेजिस्टेंस कैसे लिखोगे? ये वाला साइड टेम्परेचर T1 पे है, ये साइड टेम्परेचर T2 पे है, और हीट ऐसे फ्लो होगी T1 से T2 की तरफ, ऐसा, इस डायरेक्शन में। बताओ। हाँ, L अपॉन के। हाँ क्या? L अपॉन के। ये जो पिंक एरिया है सिर्फ उससे हीट फ्लो होगी कि नहीं होगी? तो पिंक वाला जो एरिया है, ये पिंक एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा बताओ? पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? बताओ। तो यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? बताओ। समझ आया ये कैसे लिख दिया? सिर्फ ये पिंक वाले एरिया में ही मेटल है, यहाँ छेद है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हीट कहाँ से फ्लो होगी? सिर्फ पिंक वाले एरिया से फ्लो होगी कि नहीं होगी? तो सिर्फ पिंक वाले एरिया को काउंट करेंगे। पिंक वाला एरिया कितना है? पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। बताओ। एल तो एल है, एल तो लेंथ है, वो तो एल ऐसी 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 कैसे रहेगी? थर्मल कंडक्टिविटी के है, एरिया किस जगह सिर्फ पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर आ जाएगा। ये समझ आया कि नहीं? बताओ। बताओ। हम्म। अच्छा, अगर यस बोल रहे हो, एक बताओ, बता दो फिर। अब फिर से ये ऐसा है, जहां समझ में ना आए वहां पूछना है बेटा, है ना? यहाँ T1, यहाँ T2, ठीक। और ये रेडियस है R1, जैसा पहले सवाल में था, ये रेडियस है R2, ठीक। अब यहाँ भी मेटल है, यहाँ भी मेटल है, ठीक है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K1, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K2, ठीक। अब इस वाले केस में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे बनाओगे? यहाँ T1 दिखाओगे, यहाँ रेजिस्टेंस दिखा दोगे, यहाँ T2 दिखा दोगे, और यहाँ पे R थर्मल ये वाला जो है ये दिखा दोगे। इस वाले केस में भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे दिखाओगे? यहाँ T1, यहाँ T2, और यहाँ पे R थर्मल ये वाली जो वैल्यू आएगी यहाँ ऐसे दिखा दोगे। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे बनेगा बताओ? इस बार अंदर वाला जो छेद था वो खाली नहीं है, हाँ? बताओ बताओ। क्या? देखो, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, एक तो ये पिंक वाला, इसका R थर्मल आपका क्या आ जाएगा? इसकी लेंथ L है ना, तो L अपॉन K1 इंटू पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये किसका? पिंक वाले का आया। ऐसे ही ग्रीन वाले का भी R थर्मल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसको R थर्मल 1 बोल देते हैं, R थर्मल 2। L अपॉन इसका K2 है, और ग्रीन वाले का एरिया कितना हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं बना रहा हूं, ठीक है। T1 से T2 के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं बना रहा हूं, ठीक। ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में नहीं आ जाएंगे? बताओ। R थर्मल 1 और R थर्मल 2
ये दोनों पैरेलल में नहीं हो जाएंगे, ये दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या ये समझ आया कि नहीं आया? बताओ, बताओ यार। यस, पक्की बात है? पक्की बात? हम्म, ये समझ आया कि नहीं आया? ये दोनों सेम टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में लगे हैं, तो ये दोनों पैरेलल में होंगे मटेरियल। ये वाला मटेरियल और ये वाला मटेरियल दोनों का रेजिस्टेंस पैरेलल में लोगे। बताओ, पक्की बात? अच्छा, तो ठीक है, ये एल लेंथ है। ठीक, ये जो है ये है अपने पास, ये स्मॉल आर है। ठीक, और ये है 2r। ये स्मॉल आर रेडियस, ये 2 स्मॉल आर रेडियस। ठीक है, ठीक। ये ग्रीन वाले की कंडक्टिविटी है के, और पिंक वाले की कंडक्टिविटी है 2k। ठीक, ग्रीन वाले की के, पिंक वाले की 2k। तो इस पूरे सिस्टम की इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है, के क्यों निकालना है? कैसे निकालोगे? ये सिस्टम आपके सामने बना है, दो मटेरियल से बन के बना है। ठीक है, एक पिंक मटेरियल है, एक ग्रीन मटेरियल। पिंक वाला मटेरियल आउटर में रखा हुआ है, जैसे आपके सामने ग्राफ डायग्राम में दिख रहा है। ग्रीन वाला अंदर रखा हुआ है। इनर रेडियस है इसकी r, आउटर रेडियस है 2r, जैसा आपके डायग्राम में आपको दिख रहा है। ग्रीन वाला जो मटेरियल है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी k है, पिंक वाले मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी 2k है। ठीक, जैसा मैंने डायग्राम में लिखा है। इस पूरे कंडक्टर की लेंथ l है। आपको k क्यू बताना है, सिस्टम का इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी बताना है। बताओ, कैसे बताओगे? क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन आया कि नहीं आया समझ में? हाँ, फिर करो। 3 क्या? कितना आंसर आ रहा है? 3 पाई r। भाई आंसर के टर्म्स में आएगा। अरे भाई, कंडक्टिविटी पूछा है ना, तो सम कांस्टेंट इनटू के आएगा आंसर। आर और पाई तो आएगा ही, मतलब पाई आ सकता है उसमें आंसर है, पर आर तो आ ही नहीं सकता। के टर्म्स में आंसर आएगा। कैसे करेंगे ये बता दो। कैलकुलेशन तो मैं करवा दूंगा, कैसे करेंगे, क्या आइडिया होगा इसका? हम्म, देखो, जब किसी का इक्विवेलेंट निकालना होता है ना बेटा, तो सबसे पहला नियम होता है कि उसका मटेरियल चेंज नहीं होना चाहिए, मटेरियल का जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका आपको पहले इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा अगर, तो इसका इक्विवेलेंट कैसा होगा? इसका इक्विवेलेंट होगा 2r रेडियस का एक सिलेंडर, लाइक दिस। फिर इसका इक्विवेलेंट सिस्टम कैसा बनेगा? पहले वो बनाओ। इक्विवेलेंट सिस्टम ऐसा बनेगा, इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट ये बनेगा। पहले तो ये समझने वाली बात है। अब अगर आप ये समझ गए हो, तो आप ये बात समझ रहे हो, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस हैं जो कि पैरेलल में है।
है कि नहीं है? और इसका इक्विवेलेंट है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐसा। ये बात आपको समझ आ रही है कि नहीं? अब यहाँ पे बाहर वाले रेजिस्टेंस का थर्मल रेजिस्टेंस, मतलब बाहर वाले पिंक वाले का रेजिस्टेंस आप कैसे लिखोगे बताओ? L अपॉन K इंटू पाई, फिर पिंक वाले का लिख रहा हूँ, पिंक वाले का, सॉरी पिंक वाले का लिख रहा हूँ, तो पिंक वाले का 2K है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, इंटू पाई, फिर 2R का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। और ग्रीन वाले का लिखना है तो कैसे लिखोगे? एक काम करता हूँ, कलर से लिख देता हूँ, इसमें आपको समझ आए। पहले हम किसका लिख रहे हैं? पिंक वाले का, ठीक है। तो पिंक वाले का क्या हो जाएगा? RTH हो जाएगा L अपॉन, पिंक वाले का लिख रहे हैं, ठीक है, तो 2K इंटू पाई, फिर पिंक वाले का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2R का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। ये समझ आया कि नहीं? L अपॉन 2K इंटू पाई, ये हो जाएगा 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, तो 3R स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा L अपॉन 6K पाई R स्क्वायर। बताओ। फिर ग्रीन वाले का अगर आप थर्मल रेजिस्टेंस लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? L अपॉन, ग्रीन वाले का थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? K है, और उसका एरिया कितना है? पाई R स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? L अपॉन K पाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे ये व्हाइट वाला जो इक्विवेलेंट सिस्टम बना है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? L अपॉन K ए क्यू पाई इंटू 2R का स्क्वायर। यस, ये हो जाएगा L अपॉन 4 पाई K ई क्यू R स्क्वायर। बताओ। अब आपको क्लियरली दिख रहा है ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है? पैरेलल में है, इनका इक्विवेलेंट ये है। तो हमको पता था क्या है? 1 अपॉन आर ई क्यू क्या होता है? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब 1 अपॉन आर ई क्यू को क्या लिख दोगे? 4 पाई के इक्विवेलेंट R स्क्वायर होल अपॉन L, ठीक। और 1 अपॉन R1 क्या हो जाएगा? 6K पाई R स्क्वायर, 6K पाई R स्क्वायर 4 अपॉन L। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? K पाई R स्क्वायर अपॉन L। बताओ। इसका रेसिप्रोकल कर दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, और यहाँ लिख दिया, क्योंकि 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2 लिखना था। बताओ, समझ आया? और यहाँ देखो तीनों जगह से L कैंसिल हो गया, पाई 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 कैंसिल हो गया, R स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा? 4K ई क्यू बचा। यहाँ पे क्या है? 6K और K, तो ये बच गया 7K। तो K ई क्यू क्या हो गया? 7K/4 हो गया कि नहीं? बताओ यार, बताओ, बताओ, पक्की बात बताओ, समझ आया? पक्का? हम्म, 100%? हम्म, पक्का? अगर पक्का समझ आ गया तो एक क्वेश्चन और बताओ फिर। इसका लेंथ L है, इसका भी L है, इसका भी L है, L L L। इसकी कंडक्टिविटी K, इसकी भी K, इसकी 2K, इसकी भी 2K, इसकी 3K, और इसकी 3K, ठीक। यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इस तरफ, और इस तरफ है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और यहाँ बीच में एक ऐसी यहाँ पे भी रॉड लगी है, इसका भी लेंथ L है, और ये 5K। अब आपको बताना है
किस रेट से हीट फ्लो होगा इस सिस्टम में, डी क्यू बाई डी टी बताना है आपको। किस रेट से हीट फ्लो होगा ये बताओ। बताओ यार, कैसे बताओगे? फटाफट करना, फटाफट। हम्म। ये कैसा आंसर है? ये तो अजीब आंसर दे दिया भाई साहब। हम्म। अच्छा चलो हम बताएं। हमको भी नहीं पता है, बताते हैं, ठीक है। क्या करोगे भाई बताओ। सबसे पहले तो एक रेजिस्टेंस से दिखाओगे ऐसे, लाइक दिस। क्या आपने ये बनाया? यही बनाया था कि नहीं बनाया था? बताओ। हम्म। फिर फिर बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल अपॉन के। इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा। क्या ये बनाया आपने? बताओ। अब यहाँ पे हीट ऐसे फ्लो होगी, ठीक, होगी कि नहीं होगी? अब यहाँ पे आप देखो, ये एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया। ये क्या है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया, दिख रहा है आपको? दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस। ये क्या बन गया, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। हम्म। ये आप सोच पाए थे कि नहीं? ये वाला चीज आपको कैंसिल करना पड़ेगा। बताओ। बताओ दोनों बच्चे, ये सोच पाए थे कि नहीं? हाँ। ये तो आपको सोचना था ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कैसा बनेगा इसका फिर? ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। बताओ। ये है एल अपॉन के। अब ये बताओ, एल अपॉन टू के और एल अपॉन टू के, ये दोनों मिल जाएंगे, और ये दोनों में सीरीज में मिल जाएंगे। बताओ। बताओ सही है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? कि ऐसा लग रहा है कि बताओ ये क्या बोल रहा है, कुछ भी बोलते रहता है, बक 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 अपने मन से। हम्म। ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये आदमी जो है ऐसे बैठ के कुछ 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 तो बोलते रहता है अजीब अजीब। एल अपॉन टू के सीरीज में, तो ये बन जाएगा एल अपॉन के।
और L/3 सीरीज में तो बन जाएगा 2L/3 और ये बन जाएगा L/K। बताओ। अब ये दोनों किस में, पैरेलल में, तो 1/r' क्या हो जाएगा, K/L प्लस 3K/2L। तो 1/r' क्या हो जाएगा बताओ, ये 5Ka/2L हो जाएगा कि नहीं। r' क्या हो जाएगा 2L/5K। तो हमारा सिस्टम क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा कि नहीं। ये L/K था, ये 2L/5K हो गया, और ये L/K था। ये 100 था, ये 0 था। आर ई क्यू कैसा बन जाएगा, आर ई क्यू ऐसा बन जाएगा कि नहीं फाइनली, 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। आर ई क्यू कितना हो जाएगा, 2L/K प्लस 2L/5K। बताओ। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। ये फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा कि नहीं, आर ई क्यू थर्मल रेजिस्टेंस। समझ आया। तो क्यू डॉट कितना बन जाएगा, dQ/dt कितना आ जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 100 और थर्मल रेजिस्टेंस कितना है 12L/5K। बताओ। ये हो जाएगा 500 Ka/12L। ठीक। 4 से काटोगे तो 3L बचेगा, 4 से काटोगे तो 1 2 5। बताओ। बताओ यार। हम्म। बताओ। पक्का। अब आपको अगर ये मिल गया है तो आप इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का टेम्परेचर बता सकते हैं, नहीं बता सकते। पक्की बात। हम्म। पक्का। बताओ यार, समझ आया कि नहीं आया। हम्म। आ गया समझ। हम्म। बताओ। पक्का। तो अब ये बताओ भाई, अब दो रॉड हैं, एक सेमी सर्कुलर ऐसा दिखाया है और एक ऐसे दिखाया है। ठीक, सेम मटेरियल है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है, सेम मटेरियल सेम क्रॉस सेक्शन। ठीक। यस। उनको ऐसे ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। ए और बी को मेंटेन किया है अलग अलग टेम्परेचर पे। ठीक। ये जो ए पॉइंट है उसको और इसको अलग अलग टेम्परेचर पे मेंटेन किया है। ठीक। मतलब अगर इसको T1 है तो इसको कुछ टेम्परेचर T2 दिया हुआ है। यस। अब हमको बताना है रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर्ड जो होगा दोनों ही रॉड से, उसका रेशियो बताना है। ठीक है। यहां से जो हीट ट्रांसफर होगी Q1 और यहां से जो हीट ट्रांसफर होगी Q2, उसका हमको रेशियो बताना है Q1/Q2। बताओ। निकालो।
हम्म, क्या है? लेंथ लेंथ मुझे नहीं पता भाई, पता नहीं। अब इतना ही दिया क्वेश्चन में, जो दिया था बता दिया। सेम मटेरियल है, सेम क्रॉस सेक्शन है, फिगर आपके सामने है, Q1/Q2 बताना है। देखते हैं, इसको भी कर लेंगे। आधा मिनट और ले लो, फिर मैं बताता हूँ। चलो बताता हूँ। हाँ भाई, कैसे होगा ये? अगर इसकी लेंथ हम मान लें L, तो क्या ये सर्कल नहीं दिख रहा आपको जिसका रेडियस L/2 हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा इसका लेंथ? पाई इंटू आर हो जाएगा कि नहीं? मतलब पाई L/2। यस। तो Q1 कैसे लिखोगे? T1 माइनस T2 होल अपॉन L, मतलब पाई L/2 अपॉन K। सेम मटेरियल, सेम क्रॉस सेक्शन। यस, ये समझ आया? और Q2 कैसे लिखोगे? Q2 डॉट, रेट है ना, डी क्यू अपॉन डी टी निकाल रहे हैं ना ये अपन। ठीक है, dQ1/dt, dQ2/dt। ये कैसे निकालोगे? T1 माइनस T2 होल अपॉन L/K। बताओ। और इनको क्या कर देना, रेशियो निकालना था। फिर तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? Q1/Q2 कितना आ जाएगा? L से L कैंसिल होगा, K से K कैंसिल होगा, T1 T2 से T1 T2 कैंसिल होगा। कितना बचा? 1/π/2 बचा। यस, मतलब 2/π आया। बताओ यार। हम्म, बताओ, समझ आया कि नहीं? पक्का? हम्म, श्योर? ठीक है भाई, है ना? तो इसके बाद तो सारे टाइप के सवाल हमने कर लिए ऑलमोस्ट, है ना? जितने टाइप पॉसिबल थे, है ना? तो अब आपको कंडक्शन में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राइट? कंडक्शन में अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन। आज हम कन्वेक्शन पढ़ के छोड़ देंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में रेडिएशन पढ़ेंगे, ठीक है? कन्वेक्शन आज हो जाएगा, ठीक? कन्वेक्शन, कन्वेक्शन ये बताओ कहाँ होता है? हम्म, यस बताओ।
लिक्विड और गैस में, वेरी गुड। ये कहाँ होता है? लिक्विड और गैस में, ठीक। इसको होने के लिए मीडियम की आवश्यकता चाहिए, मीडियम रिक्वायर्ड होता है, बिना मीडियम के नहीं हो सकता ये, पहली बात, ठीक। इतना बात समझ आया? यस। दूसरी बात, इसमें जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है इसमें, ठीक है। कंडक्शन जो हो रहा था उसमें क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे और वाइब्रेशन हो रहा था। इसमें क्या होता है? मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे? समझो बात को। मान लेते हैं ये कोई बीकर है ऐसा, ठीक। ये बीकर है और इसमें पानी भरा हुआ है, पानी नीले कलर से बनाते हैं, ठीक। ये पानी इसमें भरा हुआ है लाइक दिस। और अब हम यहां पर एक नीचे एक फ्लेम लगा दे रहे हैं ऐसे, दिस इज अ फ्लेम, गर्म करने के लिए। क्या होगा? यहां पे जो पार्टिकल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो इस सरफेस से टच में हैं, वो सबसे पहले क्या करेंगे? कंडक्शन के थ्रू हीट लेंगे, ठीक। कंडक्शन के थ्रू ये वाला जो एरिया है, ये वाले मॉलिक्यूल्स हीट लेंगे। और जैसे ही ये वाला जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हीट ले लेंगे तो इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जैसे ही इनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि इनकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ठीक। और जैसे इनकी डेंसिटी कम होगी तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? ऊपर राइज करेंगे। ये क्या करेंगे? ऊपर राइज करेंगे, ऐसे ऊपर क्या करेंगे? राइज करेंगे। यस, यस। क्यों राइज करेंगे? क्योंकि ऊपर वाला जो वाटर है वो है कोल्ड वाटर और नीचे वाला वाटर है वो है हॉट वाटर। और डेंसिटी ऑफ कोल्ड वाटर ज्यादा होती है डेंसिटी ऑफ हॉट वाटर से। तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस वजह से क्या करेंगे? ऊपर की तरफ राइज करेंगे। और ऊपर की तरफ राइज करने के बाद ये इस तरीके से कन्वेक्शन करंट सेटअप कर लेंगे। यस, ऐसे। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो कोल्ड वाटर है ये नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे, और हॉट वाटर यहां से क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। इस तरीके से क्या हो जाएगा? कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बताओ। कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाएगा, कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाएगा। बताओ। यस। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हीट लेके ऊपर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ये नीचे ऊपर की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं हीट लेकर? बताओ। 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 ये हीट लेके ऊपर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऊपर वाले जो पार्टिकल्स हैं, ये वाले पार्टिकल इनको धीरे धीरे हीट देंगे। और इस तरीके से पूरे पानी में क्या हो जाएगा? कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाएगा। और इस कन्वेक्शन करंट की वजह से क्या होगा? हीट का क्या होगा? ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? बताओ। यस। हाँ, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये गैस है, ठीक। ये गैस है। अब यहाँ पे ये ऐसा फिजा ने अपना हाथ लाके थोड़ी ऊपर रख दिया, ये फिजा का हाथ है, ठीक। ये फिजा का हाथ है, ठीक। अब क्या होगा? बताओ। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, ये गर्म होंगे कि नहीं होंगे? गैस के पास वाले मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और फिजा के हाथ के पास वाले मॉलिक्यूल का डेंसिटी ज्यादा होगा। यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगा और यहाँ पे डेंसिटी कम होगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा? ऊपर राइज करेगा। ये मॉलिक्यूल ऊपर राइज करेगा कि नहीं करेगा? और इस तरीके से कन्वेक्शन करंट सेटअप कर लेगा कि नहीं कर लेगा? यहां से मॉलिक्यूल नीचे की तरफ गिरेगा और यहां से मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ राइज करेगा। तो हॉट मॉलिक्यूल, गर्म मॉलिक्यूल इस हिस्सा के हाथ में टच होगा तो हीट जो है फ्लेम से हिस्सा के हाथ में ट्रांसफर होगी। बताओ। बताओ। यस। बताओ। यस। बताओ। बताओ। अब ये जो कन्वेक्शन हो रहा है, जो कन्वेक्शन हो रहा है उसका जो रेट है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया। ये किसके किसके प्रोपोर्शनल है?
बताओ, ये सबसे पहले तो प्रोपोर्शनल है एरिया के, ठीक है। ये कितना एरिया यहाँ पर है उसके प्रोपोर्शनल है, कितना एरिया हीट हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा कन्वेक्शन होगा, राइट। और ये प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर है ना। ये जो आपका सरफेस है, ये जो आपका सरफेस है, इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं टी नॉट, और यहाँ पे इसका जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर मान लेते हैं टी एस, ठीक है। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है टी नॉट माइनस टी एस, उसके भी क्या है, प्रोपोर्शनल। ये जो सरफेस है इसका टेम्परेचर है टी नॉट, और ये जो सराउंडिंग है उसका, जैसे ये फ्लेम के सरफेस का टेम्परेचर यहाँ पे क्या मान लेंगे, टी नॉट, और ये जो सराउंडिंग है इस एरिया का टेम्परेचर क्या मान लेंगे, टी एस। यस, तो टी नॉट माइनस टी एस के, हाँ, टाइम से थोड़ी होगा, रेट ऑफ हीट फ्लो बोल रहा हूँ ना, डी क्यू अपॉन डी टी। बताओ। हम्म, तो यहां पर इन दोनों इक्वेशन को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन ये बन जाएगी क्या, डी क्यू अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू ए टी नॉट माइनस टी एस, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो डी क्यू अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू एच ए टी नॉट माइनस टी एस। यस, एच क्या है, कन्वेक्शन कोफिशिएंट। बताओ, जब हमने कंडक्शन पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, डी क्यू अपॉन डी टी कंडक्शन के लिए क्या पढ़ा था, माइनस के इंटू ए डी टी अपॉन डी एक्स पढ़ा था कि नहीं। यहां पे के क्या था, कंडक्शन कोफिशिएंट, हाँ। वैसे यहां एच क्या है, कन्वेक्शन कोफिशिएंट, बिल्कुल सिमिलर फॉर्म में। यस, इसको हम क्या ऐसा लिखें, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी एस वन अपॉन एच लिख दें। तो क्या आपको दिख रहा है, ये थर्मल रेजिस्टेंस आ गया ड्यू टू कन्वेक्शन। बताओ, बताओ, बताओ। तो क्या आपको दोनों में सिमिलरिटी दिख गई, यहां पे भी हमने इसको जब सॉल्व किया था, ये सॉरी, ये डी टी अपॉन डी एक्स था, जब हमने सॉल्व किया था इस पूरी सिनेरियो को तो हमने थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लिया था। वैसे ही हमने यहां भी थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, बताओ। यस, अब कन्वेक्शन में क्या होता है ना, ये जो एच है ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, कंडीशंस पे, कि बाहर की कंडीशन कैसी है, मतलब विंड चल रही है कि नहीं। ठीक है, अगर विंड चल रही होती है तो उसको कहते हैं फोर्स कन्वेक्शन, और विंड नहीं चल रही है तो नेचुरल कन्वेक्शन। मतलब आपने होता ना, जैसे खाना रखा हुआ है पंखे के नीचे रखते हैं, तो वो क्या होता है, फोर्स कन्वेक्शन होता है, और नॉर्मली ऐसे ही रखा हुआ है तो वो नेचुरल कन्वेक्शन होता है। बताओ, ये समझ आया कि नहीं आया, बताओ। जब आप जैसे मान लीजिए आपका ये खाना है, ये आपकी प्लेट है ऐसे, ठीक है। तो आपकी ये प्लेट है, मान लो यहाँ आपका खाना रखा है ऐसा ऐसा ऐसा, आपने ऐसे को ठंडा होने ऐसे ही सिंपल ही रख दिया एक रूम में जहां पंखा नहीं चल रहा, ठीक है, नो फैन। और एक दूसरे रूम में आपने सेम अमाउंट ऑफ खाना रखा है जहां पे फैन चला दिया आपने। अब आप बताओ कौन सा खाना जल्दी होगा ठंडा, बताओ। यहां से भी कन्वेक्शन से हीट लॉस होगा कि नहीं होगा, होगा। यहां से भी हीट लॉस होगा, होगा कि नहीं होगा। यहां से जो हीट लॉस होगा इसको हम कैसे लिखेंगे, डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू एच इंटू ए, एरिया तो सेम है, टी नॉट माइनस टी एस, ठीक है। और यहां पे भी हम डी क्यू अपॉन डी टी को हम लिखेंगे एच इंटू ए टी नॉट माइनस टी एस। दोनों जगह कन्वेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। दोनों जगह हीट के लॉस का रेट सेम लिखेंगे कि नहीं, बताओ।
बस फर्क क्या होगा, ये हो जाएगा एच एन और ये हो जाएगा एच एफ। एच एन मतलब नेचुरल कन्वेक्शन रेट, नेचुरल क्या था वो, कन्वेक्शन कोफिशिएंट। और एच एफ क्या हो जाएगा, फोर्स्ड कन्वेक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, कन्वेक्शन कोफिशिएंट। ये तो सेम है ना, बाकी ए तो सेम था, टी नोट माइनस टी एस भी सेम है, खाने का टेम्परेचर और रूम का टेम्परेचर तो सेम ही है ना, वो थोड़ी चेंज हो गया। बस फर्क क्या है, यहाँ पंखा चलाया यहाँ पंखा नहीं चलाया। अब जब विंड फ्लो होती है, पंखा चलाते हैं, ये सब करते हैं, तो कन्वेक्शन कोफिशिएंट बढ़ जाता है, मतलब एच एफ की वैल्यू किससे ज्यादा होगी, एच एन से। मतलब फोर्स कन्वेक्शन जब होता है तो एच की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इस वजह से ये वाला जो रेट है इससे ज्यादा हो जाएगा, मतलब डी क्यू अपॉन डी टी वन छोटा होगा डी क्यू अपॉन डी टी टू से। ये आपको समझ आ रहा है, क्यों छोटा होगा, क्यों छोटा होगा, क्योंकि ये जो कन्वेक्शन कोफिशिएंट है ये छोटा है, एच एफ बड़ा है, एच एन छोटा है। इस वजह से ये जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, रेट ऑफ हीट लॉस है, ये ज्यादा है किस केस में, फैन के केस में। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, फोर्स्ड कन्वेक्शन हो रहा है। कौन सा कन्वेक्शन हो रहा है, फोर्स्ड। और यहां पे कैसा हो रहा है, नेचुरल। बताओ, यस, होता है कि नहीं। तो यहां से हीट लॉस का रेट ज्यादा होगा, तो ये वाला खाना जल्दी ठंडा होगा। बताओ, आप जब कूलर के सामने खड़े होते हो तो आपको ठंडक महसूस क्यों होती है, बताओ। क्योंकि आप कूलर के सामने जब खड़े हो रहे हो तो आपकी जो बॉडी है, आप मान लो आपका ये हाथ है, सपोज ऐसा ये हाथ है, गर्मी का मौसम है, एकदम गर्मी है भाई साहब, है ना, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बाहर, 40 भी कम बोल दिया मैंने, मान के चलो 48 है, 47 है, ऐसा बहुत भीषण गर्मी एकदम भाई साहब, हालत खराब, तेल निकल गया, है ना। अब आप क्या हुए, कूलर के सामने आके खड़े हो गए, ये आपका कूलर का फैन है। अब एक बार आप साइड में खड़े थे, ध्यान देना, आप रूम, कूलर, भाई रूम में एक जगह पर कूलर रखा हुआ है, एक एरिया में कूलर रखा हुआ है, आप साइड में बैठे थे जहां आपको सीधे हवा नहीं लग रही थी, तो आपको गर्मी लग रही थी। और फिर जब आप कूलर के एकदम सामने आ गए तो आपको ठंडक लगने लगी, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आप कूलर के सामने आए तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो एयर जो ब्लो कर रहा है उसकी वजह से क्या हो गया, फोर्स कन्वेक्शन हो गया आपकी बॉडी से, आपकी बॉडी में जो हीट लॉस का जो रेट है वो बढ़ गया, क्योंकि जब आप कूलर के सामने आए तो फोर्स कन्वेक्शन हो गया, तो हीट लॉस का रेट बढ़ गया, तो आपको ठंडक महसूस हुई। जब आप साइड में बैठे थे तो आपका फोर्स कन्वेक्शन नहीं हो रहा था, नेचुरल कन्वेक्शन हो रहा था, तो एच की वैल्यू कम थी, इसलिए आपका हीट लॉस का रेट ज्यादा था, इसलिए आपको गर्मी लग रही थी। क्या समझ आया, बताओ। हम्म, क्या आपको समझ आया कि कूलर के सामने बैठने से आपको ठंडक क्यों लगती है, या पंखा के जस्ट नीचे बैठने से ठंडक क्यों लगती है, क्योंकि दोनों केस में क्या हो रहा होता है, फोर्स कन्वेक्शन हो रहा है। बताओ, यस, है ना, क्यों, और फोर्स कन्वेक्शन में क्यों आपको ठंडक महसूस हो रही है, क्योंकि जो हीट कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन है फोर्स कन्वेक्शन में, वो ज्यादा होता है किससे, नेचुरल कन्वेक्शन से, एच एफ की वैल्यू ज्यादा होती है एच एन से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो सेम है, ये बेसिक फॉर्मूला तो सेम है, बट यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट है ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ए सेम है, टी नॉट माइनस टी एस सेम है, बट एच एफ की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो रेट ऑफ हीट लॉस बढ़ जाएगा, तो आपको ठंडक महसूस होगी। बताओ, बताओ यार, क्या आपको ये समझ आया, यस, पक्का, हम्म, बताओ, बताओ बच्चों, इतना लो क्यों हो गई वॉइस, क्या हो गया, हम्म, पक्का समझ आया, पक्का, श्योर। तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा कन्वेक्शन होगा, इसका मतलब एक और हो गया, एक और बात समझो भाई, क्या, मान लो आपके पास एक जग में पानी है,
ठीक है। और आपने एक ऐसे पतले से एक ऐसे वेसल में पानी रख दिया, मान लीजिए वो पानी बॉइलिंग पॉइंट पे है, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया आपने पानी, ठीक। एक ऐसा पतला सा एक फ्लास्क टाइप है, उसमें आपने रख दिया, ठीक। सेम रूम में रखा है, इसका एरिया है कुछ A1, इसका एरिया है A2, ये एक थाली है, ये क्या है, एक थाली, ठीक। और ये क्या है, एक पतला गिलास। दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर आपने रखा है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर आपने रखा है, ठीक। सेम अमाउंट ऑफ वाटर दोनों में 1 लीटर, मान लेते हैं 1 लीटर वाटर आपने रखा है, इसमें भी 1 लीटर है, इसमें भी 1 लीटर है। और दोनों का टेम्परेचर इनिशियली सेम है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ये पानी था, 100 डिग्री सेल्सियस पे ये पानी था। अब बताओ कौन सा जल्दी ठंडा होगा? हम्म 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 क्यों? क्योंकि दोनों ही केस में क्या हो रहा होगा, कन्वेक्शन हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। अब हमने क्या बोला, दोनों सेम रूम में रखे हैं। कहां पे रखे हैं दोनों? सेम रूम में रखे हैं कि नहीं रखे हैं, दोनों चीजें मैंने अभी बताया। तो यहाँ पे dQ/dt1 को आप कैसे लिखोगे, H × A1 × इसका टेम्परेचर है 100, है ना, 100 -T सराउंडिंग, ऐसे लिखोगे कि नहीं? और इसका रेट आप कैसे लिखोगे, dQ/dt2 इज इक्वल टू H × A2 × 100 - T सराउंडिंग। दोनों का H इस बार क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि सेम रूम में रखे हैं। पिछली बार क्या था, एक रूम में पंखा चल रहा था, दूसरे में नहीं चल रहा था, तो H अलग अलग हो गया। इस बार क्या है, सेम रूम में रखे हैं, मतलब सेम रूम में या तो पंखा चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा, दोनों ही केस में H तो सेम होगा दोनों केस के लिए, ठीक। और टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है, 100 - TS, 100 - TS। फर्क कहां आ गया, ए में फर्क आ गया, यहाँ एरिया कम है, यहाँ एरिया कम है, यहाँ एरिया ज्यादा है, A2 बड़ा है A1 से। तो ये वाला जो रेट है dQ/dt2, ये वाला रेट ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बताओ क्यों? क्योंकि इस थाली का एरिया बड़ा है, तो रेट ऑफ हीट लॉस ज्यादा होगा, और रेट ऑफ हीट लॉस ज्यादा होगा तो ये वाली थाली जल्दी ठंडी होगी कि नहीं? बताओ बताओ बताओ, आपका पानी अगर गिलास में रखा है, ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये वाला जो एरिया है ये इंसुलेटेड है, ऑफ कोर्स, है ना, यहाँ से नहीं जा रहा, सिर्फ हीट जाने की जगह ऊपर है। तो अगर ऐसे गिलास में आपका पानी रखा है तो आपकी हीट लॉस कम होगी, यस, हीट लॉस का रेट क्या होगा, कम होगा। तो आपके पास, आपके घर में थर्मस फ्लास्क है? थर्मस फ्लास्क है आपके घर में? नहीं है? नहीं है? अरे भाई, थर्मस फ्लास्क कैसा होता है भाई, ऐसा पतला सा मुंह होता है, और फिर ऐसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं, फिजा बताओ, बताओ। और फिर इसमें यहाँ पे ऐसे एक कोटिंग लगी रहती है जो इंसुलेट करती है, ऐसे, बताओ फिजा, देखा है कि नहीं थर्मस फ्लास्क कैसा? यहाँ पे ये कोट, यहाँ पे कोटिंग लगी रहती है जो इंसुलेट करती है। अब आप बताओ ये मुंह पतला सा क्यों बनाया है, अब आपको समझ आया? ए को कम करने के लिए, यहाँ पानी भरा है, यहाँ हॉट वाटर भरा, हॉट वाटर, ये पतला मुंह क्यों होता है थर्मस फ्लास्क का? आप समझ आया, टू रिड्यूस ए, तो जो आपका यहाँ से जो कन्वेक्शन हो सकता है उसका जो रेट है उसको कम करने के लिए, dQ/dt क्या होगा, H × A,
टी नॉट माइनस टी एस। मान लीजिए इसका टेम्परेचर टी नॉट है, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी एस है, तो इसका रेट ऑफ कन्वेक्शन ये होगा कि नहीं होगा। अब ये पतला सा मुंह क्यों बनाया, जिसमें ये जो एरिया है ये कम से कम कर दें, तो जो रेट ऑफ हीट लॉस है वो कम हो जाएगा, तो ये पानी जल्दी ठंडा नहीं होगा। बताओ। नहीं समझे यार। फ्लास्क का मुंह पतला क्यों होता है, आप समझे। बताओ यार। हाँ हाँ, तो उससे क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन का जो रेट ऑफ हीट लॉस हो जाएगा वो कम हो जाएगा, है ना। बताओ, कम हो जाएगा कि नहीं। यस। यस। अच्छा, एक सवाल कर दो भाई, फिर आपकी आज छुट्टी कर देंगे हम। ठीक है, आखिरी सवाल है आपका आज का, उसके बाद आपकी छुट्टी। छुट्टी वर्ड बड़ा अच्छा लगता है ना। हाँ, अभी फिजा सोच रही होगी जल्दी छुट्टी कर दो सर, थक गए हम दिन भर से आज। हाँ, बताओ। अब यहाँ पे एक हीटर रखा है, ये हीटर है, ऐसा बक्सा बना दे रहा हूँ, समझ जाना ये हीटर रखा है, ठीक है, ऐसा। ठीक। इस हीटर से ऑब्वियस सी बात है इस रूम में हीट निकल रही है। ठीक, हीट निकल रही है। यस। और इस सरफेस का टेम्परेचर मान लेते हैं टी नॉट है। ठीक। और बाहर वाले सरफेस का यहाँ पर बहुत ठंडी है, मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बाहर, सराउंडिंग में। ये घर के बाहर है, ये इनसाइड होम, और ये आउटसाइड होम। ठीक। ये वॉल की जो थिकनेस है वो है टी, इसका जो मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी है के, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन है एच। ठीक। तो अब आपको बताना है ये आउटर सरफेस ऑफ द वॉल जो होगी उसका टेम्परेचर कितना होगा। बताओ, टी डैश बताओ। क्वेश्चन समझे कि नहीं। बताओ टी डैश। अरे बेटा, ऐसे हवा में आवाज, कॉन्सेप्ट लगाओ। हवा में आवाज जवाब नहीं देते, इतना कॉन्सेप्ट समझाने का सोचो। यहाँ पे वॉल है तो वॉल का एक रेजिस्टेंस बना दो ऐसे। ठीक। फिर यहाँ पे कन्वेक्शन होगा तो उसका भी रेजिस्टेंस बना दो ऐसे। यस। अब ये वाला रेजिस्टेंस तो लिखना आपको हम सिखा चुके हैं ना, एल बाई के। इसका एल, इसका थिकनेस कितना है टी बाई, इस मान लो वॉल का एरिया मान लो ए इंटू के। फिर ये वाला जो कन्वेक्शन हो रहा है इसका रेजिस्टेंस लिखना भी तो अभी हम सिखाए हैं, एच इंटू ए। अभी पिछली स्लाइड में ये कहाँ गया, ये क्या सिखाया है, ये सिखाए कि नहीं। बताओ। अब ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए कि नहीं आ गए। नहीं नहीं, इंडोर आउटडोर टेम्परेचर इक्वल कैसे हो जाएगा, टेम्परेचर इक्वल कैसे हो जाएगा, यहाँ पे तो गर्मी है ना, हीटर लगाया, यहाँ पे ठंडक है, तो हर एक पॉइंट का टेम्परेचर अलग होगा। अब यहाँ पर
इस एरिया में क्या हो रहा है, कंडक्शन, यहां पे क्या हो रहा है, कंडक्शन, यहां पे क्या हो रहा है, कन्वेक्शन। तो मैंने यहाँ पे कंडक्शन का रेजिस्टेंस लिख दिया, यहाँ कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस लिख दिया और ऐसे सर्किट बना दिया। ये टी नॉट है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है। सेम मेथड है बेटा, मेथड थोड़ी चेंज किए हैं, बस फर्क क्या हो गया, कंडक्शन जब लिखना है तो ये फॉर्मूला लिखना है, कन्वेक्शन जब लिखना है तो ये फॉर्मूला लिखना है, बात खत्म। मेथड तो सेम है ना भाई। अब तुमको क्या है, दो रेजिस्टेंस मिल गए तो आप क्या निकाल लोगे, डी क्यू बाई डी टी निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे, पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे कि नहीं निकालोगे, बताओ ऐसे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे कि नहीं निकालोगे, आर ई क्यू, कैसे, ये दोनों सीरीज में है, तो टी अपॉन के ए प्लस 1 अपॉन एच ए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया कि नहीं, बताओ। ये वाला टी नोट पे है, ये वाला 0 डिग्री पे है, बताओ बताओ। अब अगर ये आर ई क्यू आपको मिल गया तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मिल लिख सकते हो कि नहीं, सीधे सीधे क्यू टी एच कितना लिखोगे, टी नोट माइनस 0 होल अपॉन आर ई क्यू, मतलब टी अपॉन के प्लस 1 अपॉन एच ए। बताओ बताओ। और अगर आपको यहाँ पे टी डैश बताना है तो हमने क्या बताया था, जिसको बताना है उस वाले में फिर से लिख दो। ये टी डैश बताना है ना, तो इस वाले सेक्शन के लिए फिर से लिख दो सेम इक्वेशन। तो कैसे लिखोगे, क्यू टी एच इज इक्वल टू टी डैश माइनस 0 अपॉन, अब इस वाले जोन में कौन सा रेजिस्टेंस है, 1 अपॉन एच वाला है, 1 अपॉन एच लिख दोगे। और ये किसके बराबर है, ये इसी के बराबर लिख दोगे कि नहीं, अभी जैसे सवाल कराया था कि नहीं, बताओ यार। हम्म, नहीं समझ आया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, बताओ। नहीं कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा। हम्म, नहीं समझ आया, हमको तो आवाज से नहीं लग रहा, खनक ही नहीं है आपके। अरे भाई, फिर से समझा रहा हूं, यहाँ पे कंडक्शन हो रहा था, यहाँ कन्वेक्शन हो रहा था, दोनों को एक एक रेजिस्टेंस से दिखा दिया हमने। कंडक्शन कंडक्शन का रेजिस्टेंस क्या होता है, एल अपॉन के, एल अपॉन के, इसका एल कितना है, टी है, के और ए, इस वॉल का एरिया ए मान लिया हमने, तो इसको हमने क्या लिख दिया, टी अपॉन, इसको हमने लिख दिया टी अपॉन के। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है, तो कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन एच से, तो हमने लिख दिया 1 अपॉन एच, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा दिया ऐसे। अब ये दोनों सीरीज में है कि नहीं है, तो हमने सीरीज में आर इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं, आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो टी अपॉन के प्लस 1 अपॉन एच, ये टोटल आर इक्विवेलेंट आ गया। तो थर्मल करंट जो हमको निकालते हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो, वो कैसे लिख दोगे फिर, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन आर इक्यू लिखते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, टी नोट माइनस जीरो, टी नोट माइनस जीरो अपॉन टी अपॉन के प्लस 1 अपॉन एच, इतना थर्मल करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, बताओ। अब हमको क्या निकालना था, टी डैश। तो ये वाला जो सेक्शन है भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आप ऐसे सवाल करते हो ना भाई, इस वाले सेक्शन के आप इक्वेशन लिख दो, तो टी माइनस 0 डिग्री अपॉन यहाँ का रेजिस्टेंस, यही तो क्यू क्यू हो जाएगा ना, क्योंकि इतना ही करंट तो यहाँ से फ्लो करेगा, जितना करंट यहाँ से आया उतना ही करंट इस सेक्शन में भी तो फ्लो करेगा। तो टी माइनस 0 अपॉन 1 अपॉन एच इज इक्वल टू, ये वाला इस वाली इक्वेशन से, वन इक्वेशन से अपन पुट कर देंगे क्यू टी एच के लिए, टी नॉट माइनस 0 अपॉन दिस, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से देखो टी डैश आपको सीधे मिल गया, 1 अपॉन एच ए को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 अपॉन एच ए इंटू टी नॉट अपॉन टी अपॉन के प्लस 1 अपॉन एच ए, बताओ। बताओ, नहीं आया समझ में, बिल्कुल नहीं समझ आया आप लोग को। अब ए को ऊपर ले जाओ, कॉमन निकाल के, नीचे आप लिख दो टी अपॉन के प्लस 1 अपॉन एच, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब इस एच को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, टी अपॉन एच को नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो टी एच अपॉन के प्लस 1,
इतना टेम्परेचर होगा भाई इसका, इस वाले बॉल का। नहीं आया भाई। हाँ पक्का। अब ये जो कन्वेक्शन है ना बेटा, आपके सिलेबस में सिर्फ उसके बेसिक फंडामेंटल बेसिक आइडिया ही है। ये फॉर्मूला भी आपकी किताब में आपने आज पहली बार पढ़ा होगा शायद। बताओ पहली बार पढ़ा है कि नहीं? अब मैंने ये पहली बार इसलिए पढ़ाया है क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहता था कि आपको फोर्स कन्वेक्शन और नॉर्मल कन्वेक्शन में क्या फर्क है, क्योंकि ये आपके स्टेटमेंट बेस में पूछा जाएगा। ठीक है, वो पूछ लेगा कि भाई आपको क्यों ठंडा लगता है कूलर के सामने आने पे। क्यों लगता है? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन बढ़ जाता है तो उससे रेट ऑफ हीट लॉस बढ़ जाता है, राइट। और उसका जो कन्वेक्शन का जो रेट ऑफ हीट लॉस है वो इतना होता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कहीं यूज हो जाए अगर मान लो गलती से तो पूछ लिया जाए, यूज हो जाए या कोई लॉजिक लगाने में जरूरत पड़ जाए तो, इसलिए मैंने ये बता दिया आपको। ठीक है, फिर एक सवाल और फिर ये भी, छोटे वाले बॉटल में क्यों जल्दी देरी में गर्म ठंडा होता है, और ये थाली में अगर पानी रख दोगे तो क्यों गर्म होता है जल्दी, क्यों ठंडा हो जाता है जल्दी, ये भी आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। ये वाला चीज भी आपको स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक ये है कि एरिया बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ हीट लॉस मतलब रेट ऑफ कन्वेक्शन बढ़ जाएगा, इसलिए जल्दी ठंडा होगा। ठीक है, फिर आपको ये फॉर्मूला थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, इसलिए एक सवाल मैंने न्यूमेरिकल करवा दिया आपको। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा पर मैंने एक करवा दिया जिसमें आपको ये फॉर्मूला कैसे लगाना है उससे थोड़ा कंफर्ट आ जाए, कि आपको दिमाग में सेट हो जाए कि ये है क्या चीज। बताओ यार। यस, कन्वेक्शन आपका फिनिश हो गया, इतना ही कन्वेक्शन में पढ़ना है। बताओ बताओ। नहीं आया कुछ समझ में? एकदम नहीं आया? बताओ, आवाज आपकी बता रही है। कन्वेक्शन तो भाई साहब पल्ले ही नहीं पड़ा। ये मास्टर पता नहीं क्या अजीब अजीब बता देता है। हाँ? हम्म। अजीब मास्टर है क्या, अजीब अजीब चीज पढ़ाता है एकदम। हाँ, ऐसे ही मन में सोच रहा हूँ ना। नहीं नहीं, सही सही बात बता दो यार, ऐसे ही सोच रहा हूँ, हमको तो मालूम है। हाँ, ये मास्टर जो है, क्या ये 1/h है ये सब? हाँ, हमको तो किताब में हम देखे ही नहीं थे आज तक, फिर भी समझा रहा है बिठा के हमको। हम्म। है ना, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा आपको फील आए, कि बस ऐसा नहीं कि रट लिया, हाँ कन्वेक्शन पढ़ रहे हैं रट लो। ठीक है, इसके सवाल एक ही कराऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसको हमने एक ही सवाल करा के छोड़ दिया कि आपको कन्वेक्शन की थोड़ी फीलिंग आ जाए कि कन्वेक्शन है क्या। उसका भी एक रेजिस्टेंस है, मतलब जैसे कंडक्शन का आप रेजिस्टेंस दिखा रहे थे वैसे ही कन्वेक्शन का भी दिखाना, और कोई नई चीज नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है, बस फॉर्मूला अलग हो गया। ये मैं आपको बताना चाह रहा था बस। जैसे आप कंडक्शन के सवाल सॉल्व करते समय रेजिस्टेंस बनाते हो कि नहीं बनाते हो? बताओ, सर्किट बनाते हो कि नहीं बनाते हो? आपके सिलेबस में है वो। अरे भाई यही तो मैंने अभी आपको सवाल करवाया, ये सवाल कहाँ था? ये सवाल क्या है? ये सवाल में आपने कंडक्शन का रेजिस्टेंस बनाया कि नहीं बनाया? इस सवाल में आपने कंडक्शन का रेजिस्टेंस बनाया कि नहीं बनाया? बाहर वाले का रेजिस्टेंस दिखाया, अंदर वाले का रेजिस्टेंस दिखाया, दोनों का दिखाया कि नहीं दिखाया? बताओ। हाँ बताओ। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही कन्वेक्शन में भी एक रेजिस्टेंस दिखा दोगे, बस अगर कहीं कन्वेक्शन हो रहा है तो उसको एक रेजिस्टेंस से दिखा देना, बस फर्क क्या है? जब आप कंडक्शन का रेजिस्टेंस लिखते हो तो फॉर्मूला क्या होता है? L/K। और जब आप कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस लिखोगे तो फॉर्मूला क्या होगा? 1/h। बस फर्क खत्म। बाकी आपको क्या करना है? सेम तरीका है, एक रेजिस्टेंस से दिखा दो, और सॉल्व करने का तरीका भी यही है। एक बार आपने रेजिस्टेंस बना दिया फिर भूल जाओ कि आप थर्मल का क्वेश्चन कर रहे हो। एक बार आपने सर्किट बना दिया, फिर अपने दिमाग से निकाल दो आप थर्मल का क्वेश्चन करो, फिर आप कैसा करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरह उसको ट्रीट करो। जैसे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में सवाल सॉल्व करते थे वैसे यहाँ भी किया हमने। इस सवाल में क्या किया? इसका हमने रेजिस्टेंस ये लिख दिया, इस वाले का रेजिस्टेंस ये लिख दिया, और इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस ये लिख दिया। उसके बाद हम भूल गए हम थर्मल का सवाल कर रहे हैं सॉल्व, उसके बाद हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसा सवाल करते हैं वैसे ही सवाल सॉल्व कर दिया। बताओ बताओ। इसमें भी क्या किया था? हर एक रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस दिखा दिया था, उसके बाद हम भूल गए थे हम थर्मल का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, मेरे तो दिमाग में ही नहीं था थर्मल का सवाल सॉल्व कर रहे हैं।
एक बार इसका रेजिस्टेंस लिख दो, इसका लिख दो, इसका लिख दो, इसका लिख दो, इसका 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 सबका लिख दिया। उसके बाद भूल जाओ कि हम थर्मल का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, भूल ही जाओ, एकदम भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो। ठीक, फिर आप इसको एज एन करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन ट्रीट करो। तो हमने क्या किया, वेट स्टोन ब्रिज बन रहा था तो इस वाले को हटा दिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ जैसा सवाल सॉल्व कर दिया, आंसर निकाल दिया। बताओ, यहां पे भी हमने क्या किया बेसिकली, आपने ध्यान दिया हो, इसमें हमने क्या किया, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस अलग अलग लिख दिया ऐसे, ये T1 था, ये T2 था, इसका रेजिस्टेंस ऐसा लिख, इसका रेजिस्टेंस ऐसा लिख दिया हमने। मैंने बनाया नहीं था, पर एक्चुअल में माइंड में आपके यही चल रहा होगा जब मैंने ये सॉल्व किया था। चलना तो यही चाहिए, अब चला कि नहीं चला वो आप लोग बताओगे। ये दो रेजिस्टेंस हो गए, यस, और ऊपर वाले का रेजिस्टेंस क्या था, पाई एल बाई टू होल अपॉन के, और नीचे वाले का क्या था, एल अपॉन के। बस ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए। बताओ, अब सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, मतलब इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, T1 माइनस T2, और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, T1 माइनस T2। तो हम ये वाली इक्वेशन लिख पाएंगे, यही तो हमने किया था, बस मैंने बना के नहीं दिखाया था, आपके माइंड में ये चलना चाहिए। बताओ। हम्म, एक बार मैंने इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस ये बना दिया और इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस ये बना दिया, उसके बाद मैं भूल गया, उसके बाद तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरह सवाल सॉल्व किया ना। यहाँ से करंट कितना फ्लो होगा, उसको मैंने लिखा है Q1 डॉट, और यहाँ से करंट फ्लो होने को क्या लिख दिया, Q2 डॉट। और Q1 डॉट को कैसे लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, लिखोगे कि नहीं। और Q2 डॉट को कैसे लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। वही तो हमने किया है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, और यहाँ का रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, ये Q1 डॉट। और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, T1 माइनस T2, और यहाँ के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया। बताओ, यही तो किया था, जैसे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में सवाल करते हो वैसे ही यहाँ पे भी किया। बताओ, अब यहाँ पे क्या फर्क आएगा, अब यहाँ पे कन्वेक्शन हो रहा था, तो बस आपको क्या करना है, एक रेजिस्टेंस दिखा देना है, और उसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बस बदल गया, 1/H लिख दो, बाकी सेम सॉल्व हुआ, एकदम सेम। जैसे आप एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल करते हो वैसे यहाँ पे कर दो। यस, समझ आया कि नहीं, पक्का। हम्म, तो कन्वेक्शन समझ आ गया, कोई डाउट, पक्की बात है ना। तो ऐसे पढ़ा था आपने आज के पहले, कैसे ऊपर ऊपर से, अच्छा, ऐसे पढ़ा दिया था। हाँ, नहीं कुछ नहीं होता भाई, यहाँ ग्रेविटी कहाँ से आ गई, यहाँ ग्रेविटी कैसे आ जाएगी, ये तो हीट ट्रांसफर हो रहा है ना, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ग्रेविटी तो वहां आएगी ना जहां मास होगा, यहाँ मास का कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, तो हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ना बेटा। बताओ, वो फोटो भेजो। हो सकता है किसी किसी पर्टिकुलर सवाल में हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है, सवाल में हो रहा होगा। भेजो भेजो, फोटो भेजो, कहाँ लिखवाया था। ढूंढ के भेजो, कहाँ ग्रेविटी आ गई, हीट ट्रांसफर में ग्रेविटी कैसे आ जाएगी, किसी पर्टिकुलर सवाल में हो सकता मे भी आ गई हो। ग्रेविटी अफेक्ट करता है? भाई ऐसा तो हमने इंजीनियरिंग में भी नहीं पढ़ा है। हम्म, ये तो हम जिंदगी में पहली बार सुन रहे हैं।
हाँ ठीक है। हम्म। हाँ ग्रेविटी कर सकता है इफेक्ट, ग्रेविटी करता है इफेक्ट। एक्चुअली वही है ना यार, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, कन्वेक्शन की स्लाइड पे जाओ। यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, कन्वेक्शन कैसे होता है, कन्वेक्शन का प्रोसेस क्या है। यहाँ पे जो पार्टिकल है, ये जो मोटा मॉलिक्यूल है, ये हीट होके ऊपर उठेगा, है ना। अब अगर ये वाटर मॉलिक्यूल जो है, अगर इसका मास ज्यादा है, तो ग्रेविटी का भी एक इफेक्ट आएगा ना, कि जल्दी नहीं उठ पाएगा। मान लीजिए दो, यहाँ पे हाँ बोलो। मान लीजिए ये मिक्सचर है एक, किसका मिक्सचर है, मान लीजिए दो अलग अलग चीजों का मिक्सचर है। जैसे सपोज क्या, H2O का, और आ, एक और कोई लिक्विड ले लो, है ना, जो जिसका मास H2O से ज्यादा हो, जैसे H2O का और कोई और मिसेबल लिक्विड एक और ले लो, ठीक है, जिसका मास H2O से ज्यादा हो, ठीक है। तो क्या होगा, जब आप हीट करोगे दोनों को, तो जल्दी ऊपर कौन उठ पाएगा, H2O, जिसका मास कम होगा। लॉजिकल है कि नहीं बात, जिसका मास कम होगा जल्दी उठ पाएगा, क्योंकि ज्यादा, जिसका मास ज्यादा है उस पर ग्रेविटी ज्यादा लगेगी। तो ग्रेविटी का भी एक इफेक्ट कन्वेक्शन में आ सकता है, पर वो हम पढ़ते नहीं है, उसको हम अकाउंट में लेते नहीं जनरली। वो अफेक्ट करता है, पर हम उसको कैलकुलेशन पर्पज में अकाउंट में लेते नहीं, ठीक है। क्या चीज, क्या चीज। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, ये हीट को अपने, हीट को एब्जॉर्व करेगा। जैसे ही हीट को एब्जॉर्व करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। अब जब डेंसिटी कम होगी तो ये ऊपर उठेगा। जब ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ऊपर ये मॉलिक्यूल पहुंच के अपने आजू बाजू वाले वाले मॉलिक्यूल को हीट दे देगा और ठंडा हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ऊपर पहुंच के इसकी डेंसिटी दोबारा बढ़ जाएगी। और फिर जब क्या होगा, उतने ही समय में क्या होगा, ऊपर से एक मॉलिक्यूल नीचे आके गर्म हो जाएगा। तो नीचे जो मॉलिक्यूल आया था वो गर्म होकर ऊपर उठेगा, और ये जो ऊपर जाके ठंडा हुआ था वो वापस नीचे आएगा। तो एक साइकिल चालू हो जाएगी। तब तो मैंने ऐसे एरो दिखाया है, समझ आया। मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल है फिजा, ठीक है, ये फिजा है। और आपका नाम क्या है बेटा, आपका नाम क्या है। मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल यहाँ है एमन नाम का, ठीक। एक मॉलिक्यूल यहाँ है फिजा नाम की। अब फिजा यहाँ पे इस सरफेस के कांटेक्ट में है, तो फिजा क्या कर लेगी, हीट एनर्जी ले लेगी। और जैसे ही फिजा हीट एनर्जी लेगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, तो फिजा ऊपर उठेगी क्योंकि डेंसिटी कम हो गई। अब जब यहाँ से, जैसे यहाँ से उठेगी तो यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो एमन की डेंसिटी ज्यादा है तो एमन तुरंत नीचे आ जाएगी। अब फिजा जब ऊपर पहुंची तो अपने आजू बाजू वालों को अपनी एनर्जी दे देगी, और एमन जब नीचे पहुंची तो वो यहाँ से एनर्जी लेके उसकी अब डेंसिटी कम हो जाएगी। तो अब अगली बार एमन ऊपर उठेगी, और फिजा चूंकि अपनी एनर्जी अपने आजू बाजू वालों को दे चुकी है, तो फिजा की टेम्परेचर कम हो गया, तो फिजा की डेंसिटी बढ़ गई, अब फिजा नीचे आएगी। और इस तरीके से साइकिल चलता रहेगा। समझ आया, बताओ। पक्का। हम्म, बताओ। सबसे पहले फिजा नीचे थी, फिजा ने एनर्जी ली, वो ऊपर चली गई। ऊपर जाके वो अपने आसपास वालों को एनर्जी देके अपना टेम्परेचर डाउन कर लेगी। उतने ही समय में एमन नीचे आएगी और वो गर्म हो जाएगी। फिर क्या होगा, एमन ऊपर उठेगी, फिजा नीचे आएगी, और एक साइकिल ऐसे चलती जाएगी, जिसको मैंने यहाँ एरो से दिखाया है। और ये जो साइकिल होता है इसी को कहते हैं कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन में एक कन्वेक्शन कन्वेक्शन जो प्रोसेस होती है उसमें करंट जनरेट हो जाता है इस तरीके से। और उस करंट की वजह से क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। बताओ। हम्म, पक्का। हम्म, पक्का। क्या चीज। हाँ नहीं, मैं ग्रेविटी वाला एक बार मैं कंफर्म करके बता भी दूंगा, हमारे साथ जो और भी है ना उनसे मैं कंसल्ट कर लूंगा, ग्रेविटी वाला पॉइंट यार।
मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने इंजीनियरिंग में भी शायद पढ़ा नहीं है, तो मैं उसको कल कंफर्म कर दूंगा ग्रेविटी वाला पॉइंट। ठीक है, बाकी कन्वेक्शन समझ आ गया? पक्का? कोई भी डाउट? और कोई भी डाउट? सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कन्वेक्शन का? अगर गलती से न्यूमेरिकल आ जाएगा तो वो भी सॉल्व कर दोगे अब तो आप, क्योंकि रेजिस्टेंस लिखना सिखा दिया, 1/h है, बस बात खत्म। उसके बाद तो जैसे कंडक्शन कर रहे थे वैसे कन्वेक्शन होगा सॉल्व। बताओ। वैसे तो न्यूमेरिकल आएगा नहीं आप लोगों का, पर गलती से आ गया तो अब आप लोग तो इस केपेबल हो गए हो कि वो भी सॉल्व कर दोगे। हाँ हाँ, उतना ही है, मैंने बस आपको समझाया है, थोड़ा आपको समझाया है जिसमें आपको कन्वेक्शन की फील आ जाए बस। मैंने भी कहाँ लिखवाया, कुछ लिखवाया एक्स्ट्रा? बस एक ये सवाल करवा दिया, उसके अलावा क्या लिखवाया? कुछ नहीं कर लिखवाया। इतना ही है, इतना ही है कन्वेक्शन बस। बस मैंने आपको एक स्टेप थोड़ा आगे बताया जिसमें आपको थोड़ा फील हो जाए, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं करवाया। समझ आया कि नहीं? ठीक है फिर, अब रेडिएशन अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब रेडिएशन कब पढ़ना बताओ? जैसे तुम लोगों पे फ्राइडे को कर ले क्या, जिसमें तुम लोगों के ऊपर लोड ना बढ़े डेली डेली करने का, क्योंकि तुम क्या होती है। ठीक है फिर कल रेडिएशन पढ़ लेते हैं, ठीक है, कल भी कर लेते हैं फिर। उसके बाद फिर मैं 4-5 दिन का गैप दे दूंगा इकट्ठा, ठीक है? ठीक है, फिर कल रेडिएशन पढ़ लेते हैं, कल फिर से मिलते हैं, ठीक है? क्या चीज?